नमस्कार। बसपा सुप्रीमो मायावती आज 70 साल की हो गई हैं। लाखों करोड़ों दलितों के मन में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सपना था कि बसपा के नेतृत्व में केंद्र में एक सरकार बनेगी जिसमें मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी या कोई दलित बेटी या बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। मायावती या बसपा के कमजोर हो जाने का मतलब वो लाखों करोड़ों दलितों की राजनीतिक आकांक्षाओं का ऐसा लगता है कि कमजोर हो जाना या मर जाना है। आज इस पूरे विषय पर बात करने के लिए, चूंकि आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के साथ ढेर सारी खबरें आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण जो है उनको सम्मान नहीं मिला उनकी पार्टी के अलावा। उन्होंने अपने समाज के लिए भी कहा कि उनका समाज भी असल में उनके राज में ही, उनकी ही सरकार में सम्मान मिला है, तमाम सरकारों में वो लगातार प्रताड़ित हो रहा है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अंबेडकरवादी प्रख्यात बहुजन चिंतक गौतम रानी सागर साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज का जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके क्या मायने निकल रहे हैं, उससे आप क्या राजनीतिक संदर्भ निकाल रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे बहन मायावती जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। आपके सामने ये जरूर प्रकट करना चाहते हैं कि जिस समाज ने सदियों की गुलामी झेली थी, उसके अंदर जिस स्वाभिमान ने जन्म लिया है, सत्ता के करीब जाने और सत्ता में रहने, सत्ता का नेतृत्व करने की जो सोच पैदा हुई है, वो एक बहन मायावती जी के सपने मुरझा जाने की वजह से खत्म नहीं होने वाला है। वो आगे बढ़ेगा। बहन मायावती जी ने कम से कम एक इतिहास तो रचा। जो भूखा नंगा समाज माना जाता था, उसमें इतने ऊंचे मुकाम पे वो पहुंची हैं। और जहां तक राजनीतिक संदर्भ और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के देखा जाए, तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई। एक फाइनल कंक्लूजन के लिए एक जवाब बताइए कि ब्राह्मणों के सहारे क्या बसपा सत्ता तक पहुंच पाएगी? क्या मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से प्रासंगिक हो पाएंगी? एक सीधा मामला, आप थोड़ी देर पहले मेरे ऑफ द रिकॉर्ड आप कुछ बात कर रहे थे, क्या ब्राह्मणों पे भरोसा कर सकती है बसपा? देखिए, प्रश्न ये है कि ब्राह्मण को अगर देखा जाए तो उसका चरित्र देखा जाए, उसके एटीट्यूड देखा जाए, तो वो किसी को कभी अपना बुखार तक भी नहीं दे सकता। बाकी तो छोड़ दीजिए, सत्ता बहन मायावती जी को दे दिया। जिनके लिए तमाम इतने, जिनकी जात के लिए, जितनी महिलाओं के लिए तमाम अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया है और करते आ रहे हैं, उस शास्त्र उसी से भरा पड़ा है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं, वो उन्हें सत्ता दे देंगे। जिनका मुंह देखना पाप समझना, दूर से धिक्कारना पाप समझा जाता है, हाथ से मारना पाप समझा जाता था, लाठी से मारा जाता था, उन्हें सत्ता दे देगा ब्राह्मण। और ब्राह्मण अगर इतना ही काबिल हो जाएगा तो वो अपने सत्ता के लिए बात करेगा ना भाई, दूसरे को सत्ता दे देगा क्या? ब्राह्मण केवल दूसरे को आशीर्वाद दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, जो उसके आशीर्वाद में कोई ताकत ही नहीं है। क्योंकि अगर आशीर्वाद में, उसके आशीर्वाद में ताकत होती तो सबसे पहले वो आशीर्वाद अपने लिए रखता ना। जब तमाम साजिशें करके इनको अधिकारों से वंचित करने का कुचक्र करता रहता है, तो वो आशीर्वाद ही कर ले। और दूसरा सबसे बढ़िया, उसके पास तो ताकत ये है कि जब भी किसी से नाराज हो, पूरी तरह से वो गुस्से में श्राप दे और श्राप दे देगा तो सामने वाला खुद ही भस्म हो जाएगा। उसे बहन मायावती जी संभाल पाएंगे क्या? तो इसलिए ब्राह्मण केवल अपने वर्चस्व के लिए काम करता है, उसके अलावा कोई। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से करीब करीब सभी लोग अपने वर्चस्व के लिए काम करते हैं। और जब वर्चस्व के लिए काम करते हैं तो केवल ब्राह्मणों को ही दोषी ठहराना हम उचित इसलिए नहीं समझते हैं कि उनको दोषी ठहराया जाए। अगर वो आपको साजिश कर रहे हैं, आपको अधिकारों से वंचित करने के लिए, तो अधिकार पाने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। केवल दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ रोज गाने गाए जा रहे हैं कि हम दलितों को सताना बंद करो। अरे भाई, तुमने अगर उनसे अपेक्षा कर ली तो दलितों को सताना बंद करो। ये उनकी ताकत है दलितों को सता करके रखने की, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है, भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया है, तो ये समाज चुप ही नहीं होता। पहले बोलने नहीं देते थे तो बिल्कुल बोलता नहीं था, और अब बोलने लगा है तो कुछ करता नहीं, सिर्फ बोलता ही बोलता रहता, चुप होता ही नहीं। इसलिए जरूरी ये है कि इन्हें चुप कराने के लिए भी मैं ब्राह्मणों को कभी भी व्यवस्था के लिए बहुत दोषी इसलिए नहीं मानता
क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि उससे अपेक्षा करना बेईमानी है। अगर न्याय पाना है तो न्याय के लिए उसे ये बताना पड़ेगा कि अगर तुम अन्याय करोगे तो दंडित किए जा सकते हो, दंडित किए जाओगे। जब तक ये भय आप नहीं पैदा करोगे वो न्याय नहीं करेगा। सच ये भी है कि ब्राह्मण कभी किसी का वोट बैंक नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। भारतीय इतिहास के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो चाहे कांग्रेस का भी पीरियड है, कांग्रेस का पीरियड में शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस को वोटर होते थे, ओबीसी पे कांग्रेस बहुत जोर नहीं देती थी, इसलिए ब्राह्मण वहां एलिवेटर का काम करने चला जाता था। जब मकान बन जाता है, मकान में प्लास्टर हो जाता है, प्लास्टर की पुताई हो जाए, व्हाइट पुट्टी वगैरह लग जाती है, अब जब उस पर तिलक उलक करना होता है तो उस तिलक करने के लिए ब्राह्मण जाता है। वहां भी गया था। वोट बैंक कभी हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण किसी का वोट बैंक नहीं होता। वोट बैंक हमेशा वो होता बनता है जो कमजोर होता है, और ब्राह्मण कभी कमजोर रहा नहीं तो वोट बैंक बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 2007 को भी कयास लगाए जा रहे हैं। लोग बार बार ये कहते हैं कि 2007 में अगर सोशल इंजीनियरिंग ना हुई होती तो बहन मायावती जी कभी भी प्रचंड बहुमत तो नहीं कही है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सत्ता में नहीं आती। 206 सीटें वो चुनाव जीत करके नहीं आती। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या 2007 में ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट किया था? बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय चॉइस। तो आप जब उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ब्राह्मणों ने तो वोट ही नहीं किया था 2007 में। ब्राह्मणों ने सिर्फ उसी सीट पे वोट किया था जहां बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिए थे। हाँ, समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी से पूरा प्रदेश त्रस्त था, तो ब्राह्मण पूरे चुनाव भर उस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहा, और उस आवाज बुलंद करने में ये जरूर कहता रहा कि मुलायम सिंह यादव की गुंडागर्दी को एक ही व्यक्ति जवाब दे सकता है, वो है मायावती। बीएसपी का नाम नहीं लिया, मायावती का नाम लिया कि मायावती जवाब दे सकती। तो वोटों को जो न्यूट्रल वोट थी, उस न्यूट्रल वोटों को एक दिशा देने में काम किया, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन उसको अगर सोशल इंजीनियरिंग कह दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो राजनीति का सबसे दिवालियापन का विश्लेषण होगा। और आज जो बहन जी का बात है, आज मुझे बड़ी खुशी है। आज अभी आपका है, अभी एक चैनल इंडिया न्यूज पे भी जाना है, 8 बजे से वहां भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि बहन मायावती जी बीएसपी जब 1989 से बढ़ना शुरू किया, 1984 में पार्टी का गठन हुआ, 1988 में मानवर कांसीराम जी ने उपचुनाव लड़ा इलाहाबाद से, और 1989 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव से जब 13 सीटें जीत करके आई, उस पे से जब बढ़ना शुरू किया तो 2007 तक दो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार में आ गई। 2007 में भी बहन मायावती जी का नाम लिया जाता था तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते नाम लिया जाता था, बीएसपी के वजूद की वजह से नहीं, बहन मायावती जी के चमत्कारिक लीडरशिप की वजह से नहीं। और 2012 के बाद तो नाम लेना ही बंद हो गया, जबकि 80 सीटें थी 2012 में, 80 सीटें थी बीएसपी की, तब भी नाम नहीं लिया जाता था। और आज आलम ये है कि बीएसपी खिसकते 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 फिसक पे आ गई है, जीरो पे आ गई है। उमा शंकर सिंह को पार्टी का सिंबल जरूर मिला है, लेकिन उमा शंकर सिंह एक ऐसे व्यक्ति है कि अगर वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़े तो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि बहन मायावती जी का जो एक बेहतर कार्य था, स्वर्णिम युग था, वो उन्होंने जी लिया। समाज ने उनको सम्मानित कर दिया, समाज ने बड़ा आदर प्रकट कर दिया। घर का बुजुर्ग चाहे जितना भी काबिल हो जाए, काबिल हो जाए नहीं, काबिल हो, बावजूद उसको रिटायर होना होता है। अगर हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि इस बर्थडे के समय पे बहन मायावती जी से आपको जो कुछ देना था आपने बहुत कुछ दे दिया, इस समाज का स्वाभिमान पैदा कर दिया। अब उस स्वाभिमान को स्वाभिमान पे ही रहने दीजिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक कोटेशन लास्ट में कहा था कि जहां आज मैं कारवां लेकर के आया हूं, उस कारवां के विरोधियों के प्रचंड विरोध, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अवरोधों
उनको द्वारा दी गई तमाम गालियों को झेलते हुए मैं इस कारवां को आगे यहां तक ले आया हूं। मेरे अनुयायियों अगर इस कारवां को आगे न ले जा सकना तो वहीं छोड़ देना। इसलिए आज के ऐसे मौके पर बहन जी से हम जरूर उम्मीद करेंगे कि अब आपके बस का कारवां आगे ले जाना नहीं है तो कम से कम स्वर्णिम जगह पे ही आप छोड़ करके जाइए और ये नाम आपका न आए कि जिन्होंने चरम पे पहुंचाया था उन्होंने ही पाताल में पहुंचाया उस पार्टी को, उस दल को। तो ये आप पे धब्बा नहीं लगना चाहिए। बर्थडे के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं के साथ ये अपेक्षा हम बहन मायावती जी से करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक बात है। मैं एक दूसरी बात आपसे कर रहा हूं। आज मायावती के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा मोटी मोटी बात जिसपे अभी हमने चर्चा की, इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि वो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ एक एलाइज के तौर पे, एक पार्टनर के तौर पे, सहयोगी के तौर पे चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगी। ओवरऑल कुल मिला के क्या मायावती अकेले चुनाव लड़के समाज के लोगों का वोट या हासिल कर पाएंगी, उत्तर प्रदेश में वापस कम बैक कर पाएंगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक के तमाम चुनावों को देखते हुए, पिछले 2-3 चुनावों को देखते हुए क्या फर्क पड़ेगा और कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए। अब आपसे हम कहें कि रुपेश जी, आप इस समय अपने आप को कुंवारा मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, ताकि पब्लिक को समझ में आ जाए। अपने आप को कुंवारा मान लीजिए, बेरोजगार भी मान लीजिए, पढ़े लिखे अच्छे हैं, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में आपके घर वाले आपके शादी करना चाह रहे हैं, आप विवश हैं, न जवाब दे सकते हैं, न हाँ कर सकते हैं, न ना कर सकते हैं, न कोई उस समय इस तरह के तर्क रख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? तो वही हाल बहन मायावती जी के सामने है। चूंकि बहन मायावती जी ने अकाट अकूत धन जो संपदा उन्होंने कमाई है, उस कमाई अकूत संपदा को बचाए रखने के लिए बीजेपी के सामने वो मजबूर हैं। बीजेपी जो कहेगी बहन मायावती जी को वही करना पड़ेगा। ये प्रश्न आपका लाजमी तब होता जब बहन मायावती जी स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में होती। जब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाने की स्थिति में ही नहीं है तो इस प्रश्न का कोई उचित मेरे ख्याल से स्थान यहाँ नहीं बनता था। फिर भी आपने किया, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि वो अगर गठबंधन में किसी के जाएंगे तो वो बीजेपी की रणनीति के हिसाब से जाएंगे। जैसे 2024 में 2019 के पार्लियामेंट में वो गई थी समाजवादी पार्टी के, कि एक मार्ग उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था बीजेपी के जीतने के लिए और समाजवादी पार्टी को वहीं घसीट के पहुंचा दिया था जहां समाजवादी पार्टी 2014 में थी, अपने आप को 0 से 10 तक पहुंचा लिया था। तो उसी तरह का कुछ करामात होगा और वो भी बीजेपी के इशारे पे। तो उस समय अगर ऐसा होगा तो जिस भी गठबंधन पे जाएंगे इनका तो फायदा हो जाएगा, लेकिन उस गठबंधन का कोई फायदा होगा इसमें मुझे पूरी तरह से हम आशंकित हैं। फिर हम बहन जी से कहना चाहेंगे कि बहन जी ने आपने इस समाज को, इस देश को बहुत कुछ दे दिया। अब मान लीजिए कि आप चुक चुकी हैं, अब आपके पास कुछ देने लायक नहीं है, इसलिए समाज को जहां है, जैसी स्थिति पे है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेती है तो इस कारवां को वही छोड़ दीजिए, कम से कम पतन में मत ले जाइए। इससे बेहतर आपके लिए बर्थडे का कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर ये देश पे उपकार कर देंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। मैं एक आपसे सवाल पूछूं, बसपा में बहन मायावती के बाद व्हाट नेक्स्ट? कौन होगा? कौन है जो बसपा को चला सकता है? कांसीराम जी या मायावती के बाद बसपा में ऐसा कौन है जो बसपा को उस तरह के वो सम्मान, वो स्थान, वो पोजीशन और खासकर लाखों करोड़ों SC ST के मन में वो जो राजनीतिक आकांक्षा है इस देश में एक दलित या SC प्रधानमंत्री बनाना या इस तरह के सपने को पैदा करना, वो किसके अंदर सामर्थ्य है? आप मुझे ये बताइए। रुपेश जी, प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता, बावजूद इसके हम यही प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। आप ये बताइए, एक यूनिवर्सिटी चल रही हो, उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चे, फीस जमा करके एडमिशन लेने वाले बच्चे, रेगुलर क्लास करने वाले बच्चे, रेगुलर एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले बच्चे, सबके सब फेल हो जाए
और जो जिसका एडमिशन ही नहीं हुआ, जिसको इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं मिला, अगर वो टॉप कर जाए तो क्या कहेंगे आप? तो क्या वो सारे छात्र नाकाबिल हैं, या वो प्रोफेसर नाकाबिल है जिसके नेतृत्व में, जिसके गाइडेंस में सारे के सारे छात्र फेल हो रहे हैं? तो बहन मायावती जी का वही है कि ये तब आपके प्रश्न जुनून लगते जब वाकई पार्टी चलाने की बात होती है। उन्होंने, जो कांसीराम साहब ने बहन बीएसपी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी, उसको बहन जी के पास आते ही बहन जी संपत्ति परियोजना में तब्दील हो गया है। तो बहन जी संपत्ति परियोजना में लीडर की जरूरत नहीं पड़ती, उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ती है, और उन्होंने उत्तराधिकारी अपना नियुक्त कर दिया है। तो नेतृत्व देने का प्रश्न है, नेतृत्व देने का प्रश्न नहीं है, उस अकूत संपत्तियों को बचाए रखने का। और जैसा कि आप एक बार हमको टिप दे रहे थे कि अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए जितनी पूंजी आपके पास है कम से कम 4 महीना लगे खत्म होने में। तो मुझे लगता है कि बहन जी ने ऐसा ही उत्तराधिकारी बनाया है, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में वो पूंजी खत्म ही हो जाएगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और शायद मुझे लगता है कि तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियों को इस दिशा में और इस दृष्टि से या इस कैनवास के अंदर सोचना चाहिए। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, आपके दर्शकों का विशेष आभार, क्योंकि वो हमें, आपको सुनते हैं, प्यार देते हैं, कुछ गालियां भी बकते हैं, अच्छा लगता है, बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम ये लगता तो है कि वो जीवित है और अपनी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और ये मेरे ख्याल से आपका चैनल इस लोकतंत्र की मर्यादा, और आपकी टिप्पणी हमने सुना, आप उनकी तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र इसी तरह से चलना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार दर्शकों, आपका विशेष स्नेह और प्रेम मिल रहा है। अब हमें थोड़े समय के लिए एक विराम दीजिए, इसके बाद किसी और बातचीत में हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।